नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले बात करते हैं मिडिल ईस्ट की। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोज्तबा खामेनेई ने शनिवार को अमेरिका पर तीखा हमला करते हुए उसे ग्रेट शैतान बताया है और सीधे तौर पर कहा है, घोषणा की है कि 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर पूरी तरीके से बेकार है। खामेनेई ने यह भी चेतावनी दी कि अगर वॉशिंगटन ईरान पर अपने सैन्य हमले जारी रखता है तो ईरान और उसका रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि प्रतिरोधक जो मोर्चा है उसे कभी न भूलने वाले सबक सिखाने के लिए वो तैयार है। ईरानी राष्ट्र के नाम पर एक संदेश में खामेनेई ने अमेरिका पर ईरान के साथ समझौतों का बार बार उल्लंघन करने का आरोप लगाया और कहा कि एक बार फिर से वॉशिंगटन की बेईमानी और इसके साथ साथ अविश्वसनीयता और दुर्भावनापूर्ण प्रकृति जो उजागर हो गई है। खामेनेई ने कहा कि ईरान और अमेरिका के राष्ट्रपतियों द्वारा हस्ताक्षरित MOU के संबंध में अमेरिका द्वारा समझौते का बार बार उल्लंघन कर एक बुनियादी सच्चाई को फिर से सामने लाया गया है। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति को लेकर के भी बात रखी। अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पूरी तरीके से बेकार, विश्वसनीयता से रहित है। जबरदस्ती, तानाशाही और क्रूरता अमेरिकी विचारधारा और सिद्धांत के अभिन्न अंग है। ईरानी नेता ने आगे आरोप लगाया कि अमेरिका ने अपनी हरकतों से अपना असली चेहरा जो है लोगों के सामने रखा है और एक्सपोज भी कर दिया है। अब इन हरकतों और अपराध पर अगर नजर दौड़ाए तो ये तोड़े गए वायदे एक और उदाहरण के तौर पर सामने आ रहे हैं। वॉशिंगटन के साथ चल रहे तनाव का जिक्र करते हुए खामेनेई ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने तनाव और बढ़ाया तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब जब अमेरिकी दुश्मन टकराव को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है जिससे उसे और भी भारी नुकसान का अपमान सामना करना पड़ रहा है और सीधे तौर पर उसे ये जान लेना चाहिए कि ईरान की महान जनता और रेजिस्टेंस फ्रंट्स के पास भी उसके लिए ऐसे सबक है। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही, बड़ी जानकारी आपको दे दे। इजरायली मीडिया के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेना को आदेश दिए हैं, ईरान के लिए नर्क के दरवाजे खोल दो। अमेरिकी सैनिकों की मौत पर ट्रंप की प्रतिक्रिया, ईरान पर कार्रवाई के लिए अमेरिकी सेना को खुली छूट है। ईरान के हमले में जॉर्डन में मारे गए 2 अमेरिकी सैनिक, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है जहां सीधे तौर पर अमेरिकी सैनिकों की मौत को लेकर ये प्रतिक्रिया, मौत पर ट्रंप की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ईरान पर कार्रवाई के लिए अमेरिकी सेना को छूट। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक शुरू हो चुकी है और इस दौरान ट्रंप के आदेश के बाद भीषण बमबारी की गई है। बंदर अब्बास सिरिक पर भीषण हमले हुए। यूएस सेना ने ईरान पर हमलों की पुष्टि भी किया है। रात 3:30 बजे अमेरिका का ईरान पर यह हमला रात के अंधेरे में सामने आया। 2 सैनिकों की मौत की भी खबर जो है थी। अमेरिका पर भीषण जो है तस्वीर दिखाई गई थी जिसमें तमाम सैन्य बेसों को पूरी तरीके से दहराया गया था। उस दौरान 2 सैनिकों की मौत हुई थी और इसी को बदले में हमला बताया जा रहा है, उसी का बदला लिया गया है। रात के अंधेरे में अमेरिका का ईरान पर अब तक का सबसे भीषण वार इसे माना जा रहा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। तारुफ करवा दूं आपका, ग्रुप कैप्टन आशीष साय सर, डॉक्टर अजिताभ सिंह और साथ ही साथ मनोज कुमार, भू राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों का ही स्वागत। और पहला प्रश्न साय सर आप ही से, हॉर्मुज पर लगातार ठनी हुई है, स्थिति बेकाबू है, लेकिन इस बीच 2 सैनिकों की मौत का बदला अमेरिका ने कुछ इस अंदाज से लिया है कि वहां पर रात के अंधेरे में हमला किया गया, बारूदी प्रहार किया गया। इस बीच अब हस्ताक्षर को लेकर के जो प्रतिक्रिया ईरान द्वारा रखी जा रही है उसमें कितना दम है, कितना वजन है? जय हिंद ऋतु। ये सीरियस है, अभी तक का सीज फायर के बाद से सबसे सीरियस डेवलपमेंट है और हमें तैयार रहना चाहिए। हमें मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी को, जिनकी एनर्जी क्राइसिस, इन्फ्लेशन क्राइसिस बढ़ रही थी और कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि कुछ बेटर होगा, हमें तैयार रहना चाहिए फॉर अ मेजर एस्केलेशन ऑफ दिस वॉर।
क्योंकि अमेरिका में अमेरिकन सोल्जर्स का इस वक्त ये न्यूज़ पहुंचना ट्रंप के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होगा। और इसी वजह से उनका जो रिस्पांस और जो अभी चल रहा है ईरान में पिछले कुछ घंटों से, वो बढ़ेगा ही। और हो सकता है कि सिविलियन टारगेट्स पे भी शुरू हो जाए। कल से वो डेडलाइन भी खत्म हो चुकी है जो उन्होंने दी थी कि या तो ईरान हमारी बातें माने, एमओयू को रेस्पेक्ट करे, हॉर्मुज को खोल दे, और नहीं तो हम उनके सिविलियन टारगेट्स को इंक्लूडिंग ब्रिजेस एंड पावर प्लांट्स को मारेंगे। इवेंचुअली ईरान ने जो अटैक किया है, जिसके दरमियान ये कहा जा रहा है कि जॉर्डन में 2 अमेरिकी सैनिक, वो नंबर्स हो सकता है कुछ ज्यादा हो क्योंकि कोई मिसिंग है और 2 3 4 हॉस्पिटलाइज्ड हैं, मतलब अंडर मेडिकल केयर है, इंटेंसिव। तो कई बार ऐसा होता है कि एक खास नंबर की कैजुअलिटीज वॉर में अगर होती हैं तो उनको एक साथ डिक्लेयर नहीं किया जाता है, एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी ग्रेजुअली बताया जाता है, ताकि मेजर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन द फोर्सेस एंड ऑन द नेशन, अटैकिंग नेशन, ना पड़े। और ये टैली करता है ईरान के उस क्लेम से जो उन्होंने 4 दिन पहले किया था कि हमने 4 अमेरिकन सैनिकों को जॉर्डन के किसी बेस पे मार दिया है, जिसको अमेरिकी सेंटकॉम ने पहले डिनाई किया था, और फिर 2 दिन बाद हम उसी फिगर के पास पहुंच रहे हैं कि इतने अमेरिकन सोल्जर्स का लॉस हुआ है। इसके रिस्पॉन्स में यू कैन एक्सपेक्ट मेजर एस्केलेशन, ऋतु, इन द कमिंग डेज इंक्लूडिंग टुडे, जिसका पेट्रोलियम प्राइसेस पे, हॉर्मुज पे और जो वार्ता चल रही है उस पे असर पड़ेगा। इवेंचुअली लगता है कि नहीं तो क्या आईआरजीसी का वो ईरान को ये फैक्शन। मजबूरन कहना पड़ गया है कि अब नहीं हो पा रहा है, अब इसका सामना नहीं किया जा रहा है, जो अमेरिका विध्वंस ला रहा है, अब ईरान इसे काउंटर नहीं कर पा रहा, तो ऐसे स्टेटमेंट दे दीजिए। इज दैट द पार्ट? सी आई हैव बीन मेंटेनिंग अ लाइन, ऋतु, जिसको कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं और बाकियों का अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन होगा। जी। जब हम ईरान की बात कर रहे हैं ना, तो ईरान के अंदर फ्रैक्चर्ड मैंडेट है। इट इज नॉट ईरान, इट इज अ ग्रुप ऑफ रोग पीपल इन ईरान। ईरान में जितना क्षण के खबरें आ रही हैं ऋतु, उससे कहीं ज्यादा, कहीं क्रिटिकल, कहीं मेजर कन्फ्लिक्ट्स हैं इंटरनल, कि हमें इस वक्त एमओयू, हॉर्मूज और पीस डील, तीनों मसलों पर आगे क्या करना है। हम्म। लेकिन इस फ्रैक्चर्ड ग्रुप में भी जो ग्रुप ऑफेंसिव है, जो नहीं चाह रहा है कि पीस डील हो या हॉर्मूज पे हम कंट्रोल छोड़ें क्योंकि अपने आप में खत्म हो जाएंगे, इसी वजह से, और वो इतना वीक ग्रुप है लेकिन आर्म्ड है नहीं, कि वीकलिंग उन्होंने तो है, इस डेफिनेटली है, वीकलिंग तो है, लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हमले जो मिडिल ईस्ट में, जो मिलिट्री बेसिस अमेरिका के, जिनको दहलाया गया, और उसके बाद प्रेशर टैक्टिक्स, बीच में ऐसी कंडीशन बनती है साइज से जहां पर सीधे तौर पर कहा गया कि अब यही वजह बनेंगे, यही बुनियाद बनेंगे कि जंग को रोक दिया जाए। अब आगे इस पर लेकर, इसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया रहेगी और इस पर कितना फॉर्मेशन एक्चुअली एग्जैक्ट बन पाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक बड़ी खबर, उसके बाद अजित आप सर का एक बार जल्दी से रुक करेंगे ओपनिंग कमेंट के लिए। अमेरिका ने कुवैत एयरबेस से हमला किया है और सीधे तौर पर ईरानी ठिकानों पर घातक बैलिस्टिक प्रहार किया है। हिमार सिस्टम से ईरान पर मिसाइलें बैक टू बैक दागी है। ATACMS यानी कि अटैक्स में मिसाइल्स जो है वो ईरानी ठिकानों पर वार के जरिए ये इस वक्त नजर आ रहा है, जहां हिमार्स सिस्टम से ईरान के ऊपर ये भीषण बमबारी की गई है। इन मिसाइल रेंज की अगर बात करें, सीधे तौर पर घातक मिसाइलों में से गिनती होती है, और अगर बात हिमार्स सिस्टम की करें तो इस पूरे सिस्टम से रेगुलेशंस को भी अगर देखें अजित आप सर, ये बहुत घातक सीरीज एक तरह से लॉन्च की गई, और बेस जो है सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेस जो ग्राउंड दे रहा हो अमेरिका को इस तरीके की कोई हिमाकत करने की। अब कुवैत एयरबेस से इस हमले को इनिशिएट किया गया, कुवैत की हामी तो इसे मानी जाएगी सर? नहीं नहीं, देखिए रितु जी, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अमेरिका तो अपने बेसिस से ही अटैक कर रहा है। 10,000 किलोमीटर बैठ के अमेरिका तो वहां से अपने अमेरिका से तो अटैक कर नहीं सकता। ऑब्वियसली वो सारे जो गल्फ में उसके और मिडिल ईस्ट में बेसिस हैं वहां से अटैक कर रहा है, इंक्लूडिंग जॉर्डन। और इसीलिए ईरान इन्हीं बेसिस पे, जो अमेरिका के बेसिस जहां से उसको लगता है कि अटैक हो रहा है, उस पे काउंटर अटैक कर रहा है। अब देख लीजिए, ये तीसरा एक वॉर का जो फेज कह लीजिए, 2025 में, पिछले साल जून में चला 12 दिन का। फिर इस अर्लियर 4 महीने पहले, 4.5 महीने पहले 40 दिन का चला वॉर।
और ये तीसरा राउंड जो हो रहा है ये अब फिर से डिवास्टेशन की ओर जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली अमेरिका कांट, मतलब वो एक कह लीजिए ना कि वहां पे अमेरिकन्स को बॉडी बैग देखना पसंद नहीं है। ये राष्ट्रपति ट्रम्प के लिए एक बहुत ही निगेटिव न्यूज होगा, खास करके इलेक्शन के ऐसे माहौल ये में आपने कहा कि जब ठीक वहां है, पे विपक्ष अमेरिका भी से तो बहुत हमला नहीं इनिशिएट कर सकते, बेसिस का रास्ता बचता है, लेकिन बेसिस की बात करें तो उस पर भी तो पॉलिटिक्स हो रही थी, उस पर भी तो डिप्लोमेसी के टर्म्स थे ना कि कौन अमेरिका का साथ दे रहा है, कौन ईरान का साथ दे रहा है। मिडिल ईस्ट में इस्लामिक उम्मा भी सामने आया, बहरीन बेस देगा कि नहीं देगा, अब आगे सऊदी बेस देगा कि नहीं देगा। अब कुवैत को लेकर के काफ़ी ऊहापोह की स्थिति थी, अब कुवैत ने भी अपना एबेस दिया है। मेरा प्रश्न उस लिहाज से था सर। देखिए, बेसिस ऑलरेडी पहले से यूज हो रहा है, खुल के भले ना हो, लेकिन बिना इस बेसिस के तो अमेरिका कुछ कर ही नहीं सकता। और अभी इजराइल के बेसिस को भी गाये बेगाये वो कम यूज कर रहा है, खास करके खाड़ी के देशों। और मुझे अब लगता है कि जिस तरह के अटैक और काउंटर अटैक्स हो रहे हैं, खाड़ी के देश कब तक चुप रहेंगे। अभी तक वो चुप होके अपने बेसिस को दे रहे थे यूज करने, उनकी मजबूरी भी थी। अब वो शायद खुल के आएंगे, क्योंकि जिस तरह के अटैक हो रहे हैं उनके पास भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचते हैं, क्योंकि ईरान से डिफेंड करने की स्थिति में ये सारे खाड़ी के देश नहीं है। अब तो ईरान देखिए बौखला के ये भी सीधे सीधे कह रहा है कि जो उसके एडज्वाइनिंग एरियाज हैं, खास करके कुवैत, बहरीन और इराक, इन तीनों में वो तो ये भी कह रहा है कि हम अपने ग्राउंड फोर्सेस भेज सकते हैं और अमेरिका के बेसेस को कैप्चर कर सकते हैं। इस तरह के भी अब ओपन थ्रेट ईरान की तरफ से, आईआरजीसी की तरफ से आ रहे हैं। तो ऐसे में अब और बढ़ेंगे और इसमें कोई भी देश अब बचेगा नहीं। अभी तक इजराइल पे अटैक नहीं हो रहा था, क्योंकि जॉर्डन में जो उसके एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हैं, उसकी वजह से ईरान इजराइल तक बहुत इफेक्टिव मार नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं रोक पा रहे हैं कहीं ईरान के अटैक को। इसी का परिणाम है कि अमेरिकन फोर्सेस की कैजुअलिटी भी हुई है। और अगर आपने ऐसे जॉर्डन की बात कंटिन्यू करी है, रहता है इस जॉर्डन को तरह लेकर की के भी वारदात, खबर तो सामने आ निश्चित गई रूप है। से अमेरिका और ज्यादा अजिताभ करेगा सर, effective war। आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया, एक बड़ी खबर भी आई है इसी को लेकर। ईरान ने फिर से जॉर्डन पर हमला किया है, देर रात फिर से जॉर्डन पर भीषण हमला किया गया, मुवाफक सॉल्टी एयर बेस पर यह धमाका बैलिस्टिक मिसाइल से धमाके हुए हैं। अब जॉर्डन पर के भीषण प्रहार ईरान द्वारा किया गया, ये बहुत क्लियर पिक्चर एक दिखाता है कि आखिर मिडिल ईस्ट में ये त्राही त्राही क्यों मची हुई है। मनोज सर, जरा आप अपने शब्दों में अपने एनालिसिस को समझाइएगा। यहाँ पर एक तरफ है अमेरिका, इजराइल, दूसरी तरफ ईरान, जो कि घिरा हुआ है मिडिल ईस्ट के उन तमाम कंट्रीज से जहाँ पर अमेरिका ने अपने, एक तरह से मैं से कोट एंड कोट पिट्ठू कहूँगी, अमेरिका ने अपने बेसिस के रूप में अपने एलाइज को रेडी रखा है, वहीं से इनिशिएट करना है, वहीं से हमले कराने हैं। अमेरिका अपनी जगह पर बिल्कुल सकुशल, बिल्कुल खुश, लेकिन ईरान घिरा हुआ है भी दुश्मनों से। जिस तरह से जो है जोग्राफिकल कंडीशन है मिडिल ईस्ट का और अमेरिका का, ये पिछले 40-50 साल से अपना जो है मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में जॉर्डन हो, बहरीन हो, इराक हो, वहाँ पे अपना एक बेस बनाया हुआ है। और जिस तरह से वार ईरान के इजराइल के कहने पे जो इस बार शुरू हुआ है, इससे जो है ईरान के पास, हालांकि वार के शुरू में ही ईरान ने कहा था कि अगर ईरान पे हमला होता है तो फिर जो भी जितने भी बेस है, अमेरिकन बेस है मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में, वहाँ पे हम हमला करेंगे। और एक जायज़ भी है ईरान के साइड से कि आप नेबरिंग कंट्रीज़ का बेस जो है, जो भी इराक हो, जॉर्डन हो, वो बेस अमेरिका को क्यों यूज़ करने देगा ईरान के खिलाफ। तो स्वाभाविक है कि सेल्फ डिफेंस में जो है ईरान ये यूज़ कर रहा है। और हम लोग देख रहे हैं कि वार जैसे जैसे बढ़ रहा है, डिफरेंसेस जो है वो आ रहे हैं। अमेरिका में भी हम लोग ने देख रहे हैं कि जिस तरह से जेडी वेंस का भी ये कहना है कि इजराइल चाहता है कि वार जो है कंटिन्यू रहे, और जबकि रियल सिचुएशन जो है वो डिफरेंट है, और जो ऑब्जेक्टिव रहा है अमेरिका का वो भी डिफरेंट है। तो जेडी वेंस का ये भी कहना था कि हम युद्ध जो है क्या अचीव करेंगे, क्या हम जनता को बोलेंगे। और हालांकि जेडी वेंस का हम लोगों ने देखा कि वार के शुरू होने के साथ ही जो है उसको उनका एक डिफेंसिव अप्रोच रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के जो भी डिसीजन लिया है, चूँकि गवर्नमेंट में है तो उनको समर्थन करना ही पड़ेगा, तो समर्थन वो करते आए हैं। लेकिन एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है उनका
इस युद्ध को लेकर के रहा है। तो जिस तरह से दो कैजुअलिटी हुआ है, इसको लेकर के भी अब अमेरिका में डिस्कशन होगा, और इसको लेकर के ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन पे फिर दबाव बनेगा। एक जेडी वेंस का ये भी कहना था कि इजराइल के लोग और इजराइल के जो लॉबी हैं वो किसी न किसी रूप में ये वॉर को कंटिन्यू करना चाहते हैं, और इससे अमेरिका को कोई फ़ायदा नहीं है। ये भी वो उनका ये भी कहना था। तो स्वाभाविक है कि जिस तरह से इलेक्शन ज़्यादा नज़दीक आ रहा है, उस तरह से जो है वो प्रेशर जो है अमेरिका पे, ट्रम्प पे जो है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि हम लोग पिछले 2-3 दिन से देख रहे हैं कि जो इंटेंसिटी है वो अटैक का अमेरिका का ईरान पे, वो भी बढ़ रहा है। और जिस तरह से वो ईरान के खमेई हैं, वो उनका भी स्टेटमेंट आया है कि अब हम जिस तरह से वह अब यू जो है तोड़ा है अमेरिका, उसके लिए अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। तो अभी जो है वो ईरान जो है तैयार है, और वो जो भी रिस्पांस होगा, उनके जितने भी टारगेट्स हैं खास करके मिडिल ईस्ट में जहाँ पे अमेरिकन बेस है, उसको जो है कंटिन्यू करना चाहेंगे। अब अमेरिका के हाथ में है कि इस युद्ध को इसको और बढ़ाना चाहेंगे। अगर सिविलियन एरिया में अगर अमेरिका ईरान में हमला नहीं करता तो है बट तो फिर इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, ये वाला ख्वाब अमेरिका का पूरा होगा या नहीं होगा, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि ईरान एक ऐसी स्थिति में है, ईरान एक ऐसे जोग्राफिकल लोकेशन पर है, क्योंकि आपने सीधे सीधे लोकेशन और उस सेक्टर को, उस रीजन को टारगेट पर रख कर अपना एनालिसिस दिया है सर। तो इसके बाद ये भी प्रश्न उठ जाएगा कि ईरान इतना ज़्यादा सक्षम हो कैसे पाए। एक बड़ी खबर उसके बाद साय सर से प्रश्न, इरबिल में यूएस दूतावास पर ड्रोन हमला हुआ है, इराकी कुर्दिस्तान में भीषण धमाके हुए हैं। इरबिल सुलेमानिया में ईरान के हमले सुनने को आए हैं। यूएस वाणिज्य दूतावास को निशाना बनाया गया है, दूतावास का एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय बताया गया। सर इराक हो, कुवैत हो और बहरीन हो, जॉर्डन हो, ये तमाम वो इलाके, तमाम वो कंट्रीज जहाँ पर अगर हम सीधे तौर पर देखें तो साय सर अभी चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा तब से हो रही है जब से ये इनिशिएट हुआ है, जब से ये पहला हमला हुआ है। और ये चर्चा में क्यों है, ये एक अलग सेक्टर है। दूसरा सेक्टर ये कि जो ये मंशा है, इसमें कितना आपको बल दिखता है? तो रितु, हमें देखना पड़ेगा कि पैटर्न क्या चल रहा है टू एनालाइज द टैक्टिकल पार्ट ऑफ दिस वॉर। स्ट्रेटेजिक पार्ट, और क्या वो मतलब ऑब्जेक्टिव्स चेंज किए हैं, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स कुछ बदले हैं कि रजीम को छोड़ दो लेकिन हॉर्मुज को वापस रीगेन करके फ्री करो। वो थोड़ा बहुत चेंजेस आए हैं इनकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में अमेरिका की। और उन्होंने एपिक फ्यूरी को ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट कर लिया है। रोरिंग लायन अभी रुका पड़ा है क्योंकि वो आईडीएफ इज बिजी इन गाजा एंड लेबनान। हमास खत्मी की तरफ है, तो उनकी भी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग टुवर्ड्स ईरान अभी डिसएंगेज्ड है। हालांकि वो रेडी है, इजराइल रेडी है कि जब भी ये रोग फैक्शन उनके ऊपर कुछ करेगा तो दे विल हिट बैक एट ईरान। टैक्टिकल लेवल पे कुछ चेंजेस दिख रहे हैं। आपका ये क्वेश्चन कि बाकी देश, मतलब स्पेशली बहरीन, कुवैत, ओमान, जॉर्डन, तो ओमान को अभी इन्होंने थोड़ा बहुत छोड़ा हुआ है। एक नया टारगेट इंक्लूड कर लिया है, इराक। इराक क्यों? क्योंकि ईरान की वॉरिंग फैक्शन को लग रहा है कि इराक अभी बहुत मेजरली यूएस की तरफ टिल्ट हो रहा है, तो वो उसको सबक सिखाना चाहते हैं। And और if you can इराक के mention, इराक को फायदा क्या अमेरिका की तरफ टिल्ट होके? बिजनेस। इराक का अमेरिका के साथ दो रिक्वायरमेंट था। एक, उनकी बिजनेस बूस्ट करने की, क्योंकि उनकी इकोनॉमी भी पिछले ईरान वॉर के समय से अभी तक रिकवर नहीं कर पाई है। और दूसरा, वो अपने लोकल लोगों को, शियाज एंड सुन्नीस टुगेदर को ये बता पा रहे हैं 4 दिन से कि हमने देखो अमेरिकन फोर्सेस का इराक से विड्रॉल का डील कर लिया। ये उनके लिए बहुत बड़ा मोरल बूस्टर है कि जो भी थोड़े मोड़े काउंसिलेट्स के पास या कुछ यूनिट्स अमेरिका की थी लेकिन मुसाद का कोई जिक्र नहीं है, तो इराक हैज अ बिग फेस टू शो देयर पीपल, उनके प्राइम मिनिस्टर का, कि हम गल्फ के अकेले कंट्री हैं जहां से अमेरिकन फोर्सेस ऑफिशियली विड्रॉ कर रही हैं। मैं एक खत्म करना चाह रहा हूं बिफोर यू गो टू द अदर वन। ये टैक्टिकल लेवल पे पहली बार ऐसा हो रहा है आफ्टर द सीज फायर, एक्चुअली राइट फ्रॉम 20th फरवरी, जब अमेरिकन फोर्सेस मेजरली एयर असॉल्ट्स कर रही थी, एयर बेसेस, शिप्स से, ड्रोन से, एरियल
एयर टू ग्राउंड मिसाइल से, फाइटर एयरक्राफ्ट से। अब ये पिछले 24 घंटे में, आफ्टर द डेथ ऑफ द अमेरिकन सोल्जर्स ड्यूरिंग दिस सीज फायर, दे आर यूजिंग आर्मी आर्टिलरी का यूज कर रहे हैं, आर्मी मिसाइल्स ग्राउंड टू ग्राउंड, जो कि तब यूज किए जाते हैं जब टैक्टिकल फील्ड में आर्मी मूवमेंट्स को आगे बढ़ाना होता है। तो इन मिसाइल से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पीछे मार के और ऑपोजिशन को रोकते हैं, जो उधर से इनको काउंटर करने वाली फोर्सेस होंगी, उनको डिस्ट्रॉय करना होता है, ब्रिजेस को, उनके स्टोर्स को, उनके हार्डवेयर को। तो पहले इन ग्राउंड टू ग्राउंड वेपन्स का यूज किया जाता है, टैक्टिकल आर्टिलरी वेपन्स हैं, उसको पहली बार अमेरिका ने यूज किया है। तो इराक के साथ तो फिर ये वही वाला हो गया कि शिया और सुन्नी, और बाकी कंट्रीज के साथ कौन बहुत क्लोज है, कौन थोड़ा क्लोज है, कौन मीडियोकर है और कौन एकदम अगेंस्ट है, ये एक लिस्ट ईरान ने रेडी कर ली है जिसके हिसाब से अब हमले कर रहा है। एक बड़ी खबर, उसके बाद वापस आपके पास आऊंगी। उत्तरी इराक के दुहोक में भारी बमबारी हुई है और आपको बता दें ईरान ने इराक में मिसाइल ड्रोन्स दागी है। ईरान के कुर्दिस्तान क्षेत्र में तबाही मची है। ईरान ने इराक में मिसाइल ड्रोन से हमले किए। उत्तरी इराक के दुहोक में भारी बमबारी की गई है और खास तौर पर इस इलाके को टारगेट पर लिया गया है। एक बड़ी खबर और, ईरानी सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामनेई की धमकी। तनाव के बीच मोज्तबा खामनेई का बड़ा बयान, सिखाएंगे कभी ना भूलने वाला सबक, ट्रंप के दस्तखत की कोई औकात नहीं। खामनेई ने ट्रंप का धोखेबाज और दुष्ट भी खामनेई ने ट्रंप को बताया है। अब इसी पर अगर मैं साई सर, मैं चाहूंगी कि जरा जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद अजिताभ सर से भी ये प्रश्न है मेरा। ये धोखेबाज और बहुत ब्लंट स्टेटमेंट दिया है मोज्तबा खामनेई ने कि उनके दस्तखत में कोई औकात नहीं है, सुपर पावर उसका राष्ट्रपति एंड हिज सिग्नेटरीज इज ऑफ नो यूज। तो आईआरजीसी का वो एलिमेंट जिसने मुस्तफा खुमैनी को जिंदा रखा हुआ है, उन्होंने इतनी भी रिसर्च नहीं की है कि खुमैनी खानदान जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है, और आईआरजीसी का ये रोग एलिमेंट जिसने मुस्तफा को जिंदा रखा है, वो जिस भाषा का यूज कर रहा है इन द नेम ऑफ मुस्तफा खुमैनी, उसके बारे में थोड़ा हमें पढ़ने की जरूरत है। इन बेवकूफों को ये नहीं पता कि द वे दे आर एक्सप्रेसिंग मुस्तफा is not the way how the Khomeinis talk. Okay. They are totally different in their public expressions. वो भी बोलेंगे कि अमेरिका को खत्म करो, वो भी बोलेंगे ज़ायनिस्ट को खत्म करो, इजराइल को खत्म करो, लेकिन जिस भाषा कोट अनकोट की ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया जिसको आईआरजीसी पढ़ रही है पब्लिक में, तो पहले तो ये लेट अस बी वेरी क्लियर कि मुस्तफा खुमैनी नहीं, ये आईआरजीसी के कुछ लोग हैं जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसी वजह से वो कि सिग्नेचर्स खराब हैं जी, ट्रंप ने गलत उनको ऑनर नहीं कर पा रहे, हम तो उनको पीछे ढकेल देंगे। मतलब वो लोअर लेवल थिंकिंग वाले लोग हैं ये आईआरजीसी के, वो लोग जो मुस्तफा खुमैनी जिंदा है और उन्होंने बोला तो मुस्तफा खुमैनी टॉक लाइक दिस, दे टॉक मच सीरियस, मच वाइडर, मच ग्लोबल। तो ये एक और क्लैरिफिकेशन है कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ मुस्तफा खुमैनी। एक पिछला वाला सवाल का मैं 10 सेकंड में, और अब ईरान सेलेक्टिव नहीं है, उनको मालूम है जीसीसी या पूरा मिडिल ईस्ट उनके खिलाफ है, और मोसाद एंड सीआईए ने कुछ ऐसी कोशिश की है कि एक और फ्रंट जहां से ये ईरान में घुस सकते थे, विच इज इराक, सडन असॉल्ट के लिए घुस सकते थे, वहां से ये कह रहे हैं कि जी हम विड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन इराक के ऊपर कौन हमले कर रहा है? क्या ईरान कर रहा है, क्या मोसाद कर रहा है, या सीआईए करवा रहा है, कर्ड्स कर रहे हैं, ताकि इराक फ्रस्ट्रेट होके ईरान के ऊपर वापस हमले करे। एक और दिलचस्प सवाल आपसे रहेगा, लेकिन एक बड़ी खबर इस बीच आ गई, हॉर्मूज को लेकर की है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हॉर्मूज में अमेरिकी नौसेना की नाकाबंदी तोड़ने वाले एक जहाज पर हमला किया गया। अमेरिकी सेना का हॉर्मूज पर कड़ा एक्शन। हॉर्मूज में ईरान की समुद्री घेराबंदी सख्त हुई है। अजिताभ सर, आपसे वो सेम सवाल मैं चाहूंगी, आपका एनालिसिस भी चाहूंगी। साई सर कह रहे हैं कि पूरी रिसर्च नहीं की मुज्तबा खामनेई ने शायद, और शायद खुमैनी पार्ट को, उस एलिमेंट को, उस रोग एलिमेंट को भी पूरी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया। एक तो इस प्रश्न पर जरा बताइएगा कि औकात नहीं है अमेरिकी राष्ट्रपति के सिग्नेचर्स में, उतना दम नहीं है कि वो एमओयू को आगे बढ़ा सके। दूसरा ये कि हॉर्मूज पर कब जाके चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि जिस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से हम और आप ये खबर देख रहे हैं, हमारे लिए तो हमारी जेब पर यह भारी पड़ रहा है।
देखिए, सबसे पहले जो आपने मुस्तफा खamenei का जो स्टेटमेंट है उसकी बात की, ऑब्वियसली जो उसके आईआरजीसी उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया है। लेकिन जो उन्होंने कहा है उसमें भी कोई बहुत ज्यादा ये वॉक युद्ध है, मनोवैज्ञानिक दबाव की एक कूटनीति कह लीजिए। और इसमें इस तरह की बातें की गई है कि भाई हॉर्मुज जो एमओयू साइन किया था राष्ट्रपति ट्रंप ने, उस एमओयू की कोई अब तो औकात ही नहीं दिख रही है, कोई वैल्यू नहीं है सिग्नेचर का, जिसपे दो राष्ट्राध्यक्षों ने, इधर से भी पेजेस्कियन राष्ट्रपति हैं उन्होंने साइन किया, उधर से, तो इस तरह से वो थोड़ा सा ऊपर नीचे दिखाने की कोशिश एक दूसरे को कर रहे हैं। ये कम्युनिकेशन वार है। दूसरी तरफ जो इराक के रोल की बात है, देखिए बड़ा क्रिटिकल है, क्योंकि इराक में शिया कम्युनिटी मेजोरिटी में है और वहां पे ये खतरा हमेशा है कि शिया कम्युनिटी ईरान के साथ रहेगी, वो है भी, तो उसका फायदा एक तरफ ईरान उठाना चाहता है। इसलिए वो शिया कम्युनिटी में अटैक नहीं है, वो खास करके अमेरिका के जो बेसेस हैं कुर्द एरिया में, जो ऑटोनोमस कुर्द एरिया है, वहां पे ज्यादा अटैक हो रहे हैं, जहां अमेरिका ने उन माउंटेन एरिया पे अपने हथियार रखे हुए हैं, अपने मिसाइल्स तैनात किए हुए हैं, वहां अटैक है। एक तरफ देखिए ईरान चाहता है कि उस पे अटैक रुके और इसलिए वो काउंटर अटैक वहां कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका की जो चाहत है, और वो दिख भी रहा है, अभी हाल फिलहाल इराक के प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे, व्हाइट हाउस में उनको रेड कारपेट वेलकम किया गया, बिलियंस ऑफ डॉलर की डील भी साइन की गई है। तो उनको इस तरह से लोभ दिया गया है, अमेरिका की कोशिश है कि इराक उनके साथ आ जाए, अगर हम और अपने चूंकि इराक उन पे देखें, डिपेंडेंट है, उनके सारे एक जो प्रश्न oil अजिताभ बिकते हैं सर, वो डॉलर में। अपने पर्सपेक्टिव से देखें तो हमने हमारे सीधे तौर पे इस्लामाबाद टॉक्स फेल होते हुए देखी, हमने आगे तस्वीर फेल होते हुए देखी, हस्ताक्षर होने के बाद हस्ताक्षर फेल होते हुए देखे, तो क्यों ना माने हम दम मुश्तबा की बात में कि उन्होंने तो सीजफायर करके वापस से रीएस्केलेट कर दिया, नाकेबंदी हटाई, उसके बाद वापस नाकेबंदी लगाई। एक बड़ी खबर, उसके बाद वापस से इस पर जवाब आपसे लूंगी। बंदरबास में ईरानी महिलाओं का जमावड़ा लगा है। हवाई हमलों की खबर पर जश्न मनाने का दावा, अमेरिका के समर्थन में संदेश दे रही महिलाएं, कीप गोइंग, यू आर डूइंग ग्रेट का संदेश, यानी कि लगे रहो, बहुत अच्छा कर रहे हो, इसका संदेश इन महिलाओं ने दिया है। अब ये भी क्या ईरान के अगेंस्ट जाएगा? एक और बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट तनाव पर अमेरिका का ग्लोबल अलर्ट सामने आया है। दुनिया भर के अमेरिकी नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। फ्लाइट रद्द, एयर स्पेस बंद, अमेरिकी ठिकानों और हितों पर खतरे की चेतावनी। अब ये क्या तस्वीर बनती है? इस अलर्ट की वजह क्या है? वर्ल्ड वाइड कॉशन क्यों दिया गया है? एक बड़ी खबर और, ईरान इराक विदेश मंत्रियों की अहम बातचीत हुई है। अरागची और फुआद हुसैन के बीच फोन पर चर्चा हुई है। क्षेत्रीय घटनाक्रम और इस्लामाबाद एमओयू उल्लंघन पर बात हुई है। उल्लंघनों पर ईरान की प्रतिक्रिया भी चर्चा में आई है। अजिताभ सर, इसी पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। महिलाओं पर जरा बताइएगा, महिलाएं साथ आई हैं और यही तो सबसे दिलचस्प फैक्टर था ना इसे शुरुआत करने का। सीधे तौर पर ये विरोध, ये आवाज़ें जो ईरान में उठ रही थी, इसके इर्द ही तो अमेरिका को थोड़ा सा एज मिला था कि वो हमला ऑर्गेनाइज करवा पाए। सेकेंडली, इसमें एक और फैक्टर, रशिया में इंतज़ार कर रहे हैं विमान रिफ्यूलिंग के लिए, तो इस अलर्ट को हम क्या उसी से कनेक्ट करें? देखिए, सबसे पहले तो कोशिश इराक की इराक को मिलाने की है अमेरिका की, और इसलिए इस तरह की बातें हो रही कि अब ईरान भी, उनके जो दोनों फॉरेन मिनिस्टर की, जैसा आपने बताया, बातचीत हो रही है। कोशिश है, इराक बहुत ही क्रिटिकल, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, जहां से ईरान में अमेरिका की फौजें आ भी सकती हैं और इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ये अभी जो इराक के प्रधानमंत्री की व्हाइट हाउस में विजिट थी, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें गठबंधन की कुछ तैयारी चल रही है। कुर्द लोगों को पहले से अमेरिका ने मिला रखा है, तो कुर्द जो ऑटोनोमस कुर्द एरिया है, जो इराक के, अगर मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि शिया कम्युनिटी बहुत ज्यादा है और वो स्ट्रांगली ईरान के सपोर्ट में है। दूसरी तरफ जो आपने कहा महिलाओं का जमावड़ा, ये इसमें ऑथेंटिसिटी कितनी है कहना मुश्किल है, क्योंकि ये वीडियो किस तरह से दिखा रहा है वो भी एक क्वेश्चन मार्क उस पे होता है। और ईरान में अब देखिए, नो डाउट की जो एक तरह से अभी जो जमावड़ा लगा था, 4 करोड़ से ज्यादा लोगों की बात कही गई कि एक छोटा सा सवाल इस पर साहिल सर से भी बनता है। साहिल सर, आपका मिलिट्री पर्सपेक्टिव क्या कहता है?
इसराइल में जो 60 विमान भेजे हुए रिफ्यूलिंग के लिए, कुछ बड़ा तो प्लान नहीं कर रहे हैं, कोई हमला तो नहीं होने वाला है ईरान पर, ये अलर्ट भी दिया है क्योंकि वर्ल्ड वाइड कॉशन। हाँ, तो इसको ऋतु ऐसे देखें कि एक तो जो मीटिंग बिटवीन ट्रम्प एंड नेतन्याहू जो सडनली कॉल ऑफ हुई, इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ द अमेरिकन डेथ्स। ओके, अमेरिकन डेथ से पूरा डेवलपमेंट अचानक से दूसरी तरफ जाता दिख रहा है। अदरवाइज हॉर्मुज और आईडीएफ का विड्रॉल फ्रॉम लेबनान को लेके इनके बीच में कल कुछ वार्ता होने वाली थी। लास्ट मोमेंट पे नेतन्याहू का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। द मोमेंट द न्यूज केम कि अमेरिकन सोल्जर्स मरे हैं, तो इन्होंने उस पूरे टॉपिक को लाइक अ हॉट ब्रिक दे ड्रॉप्ड इट कि अभी तो सब चेंज हो जाएगा। एंड एग्जैक्टली दैट इज व्हाट ट्रम्प हैज नाउ सेड कि नर्क के दरवाजे, मतलब डूम्सडे लाओ वहां पे ईरान को। तो एक मेजर हिट्स इन ईरान आज सुबह से आप देख सकते हैं, इंक्लूडिंग क्योंकि ईरान ने 2 ब्लंडर्स किए हैं पिछले 24 घंटे में। एक, उन्होंने भी अपनी तरफ से पहली बार डिसैलिनेशन प्लांट को मारा है कुवैत में। तो तो हमला अगर होने वाला है या आप नहीं होने वाला है? मेरे पास समय जरा कम है साय सर, अब अगला मेजर हमला होने मेजर वाला है। मेजर मनोज जी, मेजर आपके मेजर हिसाब से अटैक्स, अभी हम कुछ इसको लेकर उम्मीद रखें कि आगे ईरान पर कुछ प्लान कर रहा है अमेरिका? 10 सेकेंड में। स्वाभाविक है इस तरह की घटना घटी है, 2 सोल्जर मरे हैं, तो जरूर जो है कोशिश करेगा कि आपने मांगा जो सपोर्टर है उसको किस तरह से करे, एक बताए कि अमेरिका जो है डिस्ट्रॉय कर सकता है ईरान को। तो आने वाले 1-2 दिन में हम लोग देख सकते हैं। लेकिन इराक के विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री में जो वार्ता हुई है, हो सकता है अमेरिका जो है इराक को आगे कर रहा हो कि अब आप जो है आगे बढ़ाइए और पीस टॉक को किसी न किसी डेफिनेटली, और ये शेप में। डिस्कशन आगे भी जारी रहेगी, आप तीनों रहिएगा हमारे साथ। और अब बात करते हैं कीव को लेकर। कीव एक बार फिर से मिसाइलों की गूंज से कांप उठा है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया है। 42 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें राजधानी को निशाना बनाते हुए नजर आई। मेट्रो स्टेशन तक नहीं बचे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं कि रूस ने कितना बड़ा हमला किया है, सवाल ये कि क्या अब यूक्रेन भी जंग को रूस की धरती तक ले जाने की तैयारी कर रहा है। और क्योंकि राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की साफ कह चुके हैं युद्ध को रूस तक वापस ले जाना ही होगा। उधर रूस भी दावा कर रहा है कि मॉस्को के पास यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद बड़ा धमाका हुआ है और गोदाम में भीषण आग लग गई। यानी कि मिसाइल का जवाब ड्रोन से और ड्रोन का जवाब मिसाइल से। युद्ध लगातार और खतरनाक होता जा रहा है। लेकिन सवाल इस बीच सबसे अहम यही कि क्या रूस ने जंग का सबसे बड़ा दांव चल दिया है, और अगर चल दिया है तो इसका असर क्या होगा। क्या यूक्रेन अब रूस के भीतर और बड़े हमले करेगा। एक बड़ी खबर इस बीच, यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला हुआ है और कीव मेट्रो स्टेशन पर टारगेट किया गया है। रूसी मिसाइल हमला यहां पर हुआ है। लुकियानस्का और स्टेशन का प्रवेश द्वार जो है वो क्षतिग्रस्त बताया जा रहा है। लुकियानस्का स्टेशन जो है वो यहां क्षतिग्रस्त हुआ है। रूसी मिसाइल से हमला किया गया। कीव मेट्रो स्टेशन को टारगेट पर लिया गया है। मेट्रो स्टेशन पूरी तरीके से दहलता हुआ नजर आया है और भीषण बमबारी यहां पर की गई। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आशीष साय सर, साथ ही साथ डॉक्टर जिताब सर और मनोज कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं। अब अगर बात दूसरे मोर्चे की करें साय सर, तो ये दूसरा मोर्चा भी कहीं से भी शांत होने की ओर अग्रसर नहीं हो रहा है। बीच बीच में लगे गाहे बगाहे हम देखते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में भी ये तस्वीर रहती है। अब ये मेट्रो स्टेशन को टारगेट करना कौन सा एक नया पैमाना है सिविलियंस को टारगेट पर लेना? कीव ने बहुत कोशिश की पिछले महीने कि नाटो, ईयू या G7 से डायरेक्ट सपोर्ट मिल जाए। इस वजह से इनको स्पेशल गेस्ट बुलाया था G7 में, लेकिन वो पूरा गैदरिंग जो है हाईजैक हो गया ईरान एंड हॉर्मुज पे, फिर ट्रम्प के आउटबर्स्ट ऑन नाटो, तो वो एक पूरा ही अलग ट्रैक शुरू हो गया था। एंड कीव हैड टू कम बैक। ज़ेलेंस्की केम बैक विदाउट मेजर प्रॉमिसेस। एक उनको पेट्रियट बनाने की छूट मिल गई कि उसको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी बोलते हैं, TOT। ट्रम्प ने एग्री कर लिया, मीडिया के सामने बोल दिया, बट दैट विल टेक टाइम। एंड प्लस ट्रम्प ने इंश्योर किया कि उन्होंने सबके सामने कीव को सिर्फ डिफेंसिव वेपन्स की और टेक्नोलॉजी देने की बात की, नॉट ऑफेंसिव।
मतलब अटैक वेपन्स नहीं दिए, पेट्रियट एंड ऑल आर डिफेंसिव किए। उनके ऊपर जब हमला होगा, मिसाइल से हो, ड्रोन से हो, जहाजों से हो, तो सरफेस टू एयर पेट्रियट सिस्टम्स उसको मारेंगे। इट्स आउट एंड आउट डिफेंसिव सिस्टम। तो इन बातों को आम जनता को समझना चाहिए। अटैक सिस्टम्स नहीं दिए थे, लेकिन कीव पिछले 1.5 महीने से बहुत मेजर माइनर ड्रोन अटैक्स, ईरान और इन लोगों ने मिलके, यू ने भी काफी सपोर्ट किया, इनके पास ड्रोन्स का जखीरा है। और ये पूरा वॉरफेयर यूक्रेन का रशिया के साथ ये दिखा रहा है कि फ्यूचर ऑफ वॉर, एरियल वॉर, कैसे बहुत छोटे बट हाई वैल्यू इस तरह के अटैक सिस्टम्स पे बेस हो जाएंगे। क्योंकि कीव ने पिछले 1.5-2 महीने से रशिया के एनर्जी सिस्टम्स को बहुत तबाह किया है ऋतु। 50-60 जो उनकी रिफाइनरीज हैं जहां से रशिया ऑयल रिफाइन करके अपने लिए यूज करता था, बाकी क्रूड ऑयल वो इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहा था कई कंट्रीज को। जब से उनके दोनों मेजर सेलिंग बॉडीज का सैंक्शन यूएसए ने हटा लिया बिकॉज ऑफ हॉर्मुज ऑयल क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, तब से रशिया अच्छा क्रूड बेच रहा था। लेकिन क्रूड से काम नहीं चलता, क्रूड की जब रिफाइनिंग होती है तब वो अपने लिए इंटरनल यूज कर रहे थे। तो उनके 50-60 रिफाइनरीज में से 25-30 को पिछले 1.5 महीने में कीव ने, यही वजह है कि इंडिया रशिया से, वेनेजुएला से ऑयल लेके रिफाइंड ऑयल को अभी रशिया को वापस एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये चीजें पब्लिक डोमेन में आमतौर पे नहीं आती हैं। तो कीव ने सडनली एक पोस्चरिंग चेंज करी है, डीप इनसाइड रशिया पे यूक्रेनियन अटैक कर देखो, रहा है। यूक्रेन अगर आप तो इंक्लाइंड लग रहा है, यूक्रेन तो इंक्लाइंड है ही अमेरिका के, क्योंकि लाख लताड़ पड़ने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के उस लताड़ का कुछ असर हुआ नहीं जेलेंस्की पर, क्योंकि अभी भी वो एस्केलेट ही कर रहे हैं, आग में घी डालने का ही तो काम कर रहे हैं। एक बड़ी खबर, कीव पर रूस का सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल हमला हुआ है और मिसाइल हमले कीव पर 42 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागे गए। यूक्रेन की राजधानी को निशाना बनाया गया है और इसको लेकर के जो तस्वीरें सामने आई है वो सबसे ज्यादा भयावह तस्वीर है। और ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि कीव में जिस तरीके से टारगेट पर कीव को लिया गया, कीव पर इस वक्त तक का सबसे बड़ा प्रलय माना जा रहा है। 42 मिसाइलों का कहर एक साथ बरपाया गया। ये जो सीरीज है 42 मिसाइल्स की एक साथ लॉन्च की गई, जो कीव पर आफत बनकर बरसी। एक सवाल मेरा मनोज सर से, मनोज सर, कितना घातक आप इसे देख रहे हैं? ये इंक्लिनेशन भी जेलेंस्की के लिए काम नहीं आया, कीव पर ये अटैक, मेट्रो स्टेशन को टारगेट पर लेना। मेरा सवाल बिल्कुल एग्जैक्ट हुबहू आपसे भी है कि मेट्रो स्टेशन में इतनी दिलचस्पी क्यों है? अभी तक तो कहा जा रहा था पुतिन भी बहुत वादे के पक्के लगते थे, नीतियों के पक्के लगते थे, लेकिन अब ये सिविलियंस को टारगेट पर लेना क्या एक वॉर फ्रंट, जंग के मुहाने पर कुछ भी जायज है, ये वो वाला एक तरह से पहलू है क्या? टाइमिंग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और जिस तरह से जेलेंस्की ने जो है पहले प्रधानमंत्री को हटाया, अब जो है वहाँ के विदेश मंत्री को हटाया, जो कि रक्षा मंत्री को हटाया गया, जो कि बहुत ही पॉपुलर थे और जिनका नाम मिखाइलो फेदोरॉव था। तो जिस तरह से वहाँ पे प्रदर्शन भी चल रहा है कि आपने जो है, जब वो अच्छा काम कर रहे थे तो आपने जो है क्यों हटाया। हालांकि जेलेंस्की का ये कहना था कि वो रक्षा डिपार्टमेंट जो था, वहाँ के जो जो अध्यक्ष थे उनमें और रक्षा मंत्री में बहुत डिफरेंसेस होने के कारण जो है इस तरह का स्टेप लिया गया है। तो ऐसा लग रहा है कि अब सिविलियन को टारगेट करने का, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से एक नाराजगी है जेलेंस्की के खिलाफ यूक्रेन में, उसको लगता है कि अगर इस तरह का टारगेट अगर मेट्रो पे किया जाता है तो सीधा कनेक्टेड जो है वो आम लोगों से हो जाता है। इससे जो है फिर से जो है वो एक दबाव बनेगा जेलेंस्की पे कि आपको कुछ बढ़िया स्टेप लिया जाए, या आप युद्ध को जो है इंटेंसिफाई कर किया जा रहा है, या आप जो यूरोपियन नेशन के बहकावे में आए हैं उसको भी आप रिकंसिडर कीजिए। और जिस तरह से अमेरिका का भी रुक रहा है इस युद्ध को लेकर के, हम लोगों ने देखा कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। और जिस तरह से सपोर्ट जेलेंस्की चाह रहा था अमेरिका से, खास करके जब से ट्रम्प की सरकार आई है तब से उतना सपोर्ट नहीं मिला। और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि नाटो और यूरोपियन कंट्रीज के साथ जो अमेरिका का संबंध रहा है, हालांकि सिर्फ जर्मनी हो, चाहे इटली हो या इंग्लैंड हो, यही लोग चाहता है कि रशिया के तो खिलाफ इस जो है हिसाब से इस तो तरह का युद्ध कंटिन्यू रहे। मेन गेम चेंजर और गेम मेकर, डिस्ट्रॉयर दोनों ही नेटो बन गया है। अजिताभ सर, अनम्यूट कीजिएगा सर।
जी रितु जी, देखिए अभी जिस तरह से कीव एक तरह से हावी हो गया था रूस पे, बार बार उसने अटैक किया है। रूस के जो वॉर फंडिंग के लिए इकोनॉमी जो होती है, वो फ्यूल की, उसको बहुत ज्यादा डैमेज किया है। उसकी वजह से रूस ऑब्वियसली बहुत ज्यादा खफा है। और दूसरी तरफ कीव में इतना ही नहीं किया, उसने सिविलियन एरियाज को, खास करके पावर स्टेशंस को और जो पेट्रोल सप्लाई के जो जितने भी हैं, उस पे अटैक किया है। क्रीमिया को लिटरली उसने अलग थलग कर दिया है। क्रीमिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है और वहां तो अभी इलेक्ट्रिसिटी की बहुत बड़ी क्राइसिस है, फ्यूल की बहुत बड़ी क्राइसिस है। और रूस ने एक्सेप्ट किया है कि हम वहां अभी सप्लाई को पूरी तरह से बहाल करने में सक्षम नहीं है। कीव की ओर से लगातार अटैक हो रही है, तो कीव अब सिर्फ क्रीमिया में ही नहीं अटैक कर रहा है और काफी इफेक्टिव कर रहा है। रूस के अंदर 2000 किलोमीटर जाके भी अटैक कर रहा है। पहले जो रूस का बड़ा क्षेत्रफल, उसकी एक बहुत बड़ी ताकत थी, अब वो उसके लिए बोझ बनता जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन एक तरफ तो अपने ड्रोन को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाने की स्थिति में है, प्रोडक्शन बहुत ह्यूज कर रहा है। और इसी का परिणाम है कि रूस ने ये 42 जो बैलिस्टिक मिसाइल आपने कहा कीव पे दागी है, क्योंकि अब एक तरह से रूस कहीं ना कहीं पिछड़ता दिख रहा है। और उसको अब इंडिया जैसे कंट्री से उसको सप्लाई चेन लेने की बात हो रही है, यहाँ से पेट्रोल गैसोलीन की ले रहे हैं वो। तो ये अब वॉर दिखता है कि बढ़ रहा है, क्योंकि नेटो की जो समिट हुई थी 8 और 9 जुलाई को, जिसमें जेलेंस्की वहां नहीं, तो लगभग ये 25 वॉर, देशों इस के वॉर का पैटर्न राष्ट्राध्यक्षों से और कॉलिशन ऑफ मिडिल विलिंग ईस्ट के में नाम। जो जंग चल रही है, इन दोनों का पैटर्न बहुत अलग है। यहाँ रीजनल कन्फ्लिक्ट है, जमीन की लड़ाई है, यहाँ पर जमीन हड़पने की लड़ाई है। मिडिल ईस्ट की जंग दूसरे परिप्रेक्ष्य में है। लेकिन मैं अगर इस पर सवाल पूछूं सीधे सीधे कि अभी भी ये धधक क्यों रही है और क्यों नहीं इसको कहा जाए कोई निष्कर्ष पर पहुंच रही है, इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। एक बड़ी खबर सुबह साइसर से इसी पर प्रश्न। मॉस्को के पास यूक्रेनी ड्रोन हमले का दावा किया गया है और इलेक्ट्रोस्टल में वाइल्ड बैरिस गोदाम में भीषण आग देखने को मिली है। यात्री विमान में से रिकॉर्ड हुआ है आग का वीडियो, और इस वीडियो को देखेंगे तो आपको दूर तलक आसमान में छाता हुआ धुएं का गुबार नजर आएगा। भीषण तस्वीर है, भयानक तस्वीर है। और आप देखेंगे तो यहाँ पर धधकते हुए आग के बीच ये बताया जा रहा है कि किसी पैसेंजर ने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है और बाकायदा रिकॉर्ड करके ये वीडियो सामने आया। साई सर, अभी तो ये कहा जाएगा कि अभी डिस्ट्रक्शन के लिए नेटो जिम्मेदार है, फिर जो रीजनल एस्पेक्ट पर डिस्प्यूट है उसे सॉल्व करने के लिए कुछ तो कोशिश की जानी चाहिए। अब इतने साल बीत चुके हैं लेकिन अभी भी ये धधक रही है, वजह क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? नो मैटर हाउ हार्ड जेलेंस्की ट्राइज, नाटो का बड़ा धड़ा ब्लैक एंड व्हाइट में मना कर चुका है कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा, क्योंकि रशिया इज नो मोर वॉरसॉ, यूएसएसआर नहीं है। तो कोई लॉजिक नहीं बनता है इनकी आपस की। राइट फ्रॉम चेचन प्रॉब्लम, चेचनिया की जो प्रॉब्लम हो रही थी उस समय से इनकी आपस की जो लैंड के इश्यूज हैं, रशिया की जो क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है टू हैव एक्सेस टू अ वार्म वाटर पोर्ट। रशियन और साइबेरियन में एरियाज में जो ठंड पड़ती है अभी नवंबर दिसंबर से, रशिया विल बी पैक्ड। वहां पे माइनस में टेम्परेचर्स होते हैं, उस समय उनको ऑयल एक्सपोर्ट करना, एक वार्म वाटर उनको चाहिए होता है, प्लस क्रीमिया उनके लिए क्रिटिकल हो जाता है। तो इनका जो बायलैटरल लैंड इशू है वो बेसिकली रशिया ओरिएंटेड है। रशिया वांट्स टू कीप सम ऑफ दिस। और ये उन्होंने आज नहीं, आज से 20-25 साल पहले, आप लोग जब नहीं रहे होगे, जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, तो उन्होंने बहुत स्मार्टली उस समय की यूक्रेन की लीडरशिप को मैनेज करके और वहां से सारे न्यूक्लियर वेपन्स को यूक्रेन से रशिया मंगा लिया गया था। यूक्रेन के पास थर्ड लार्जेस्ट वेपनरी थी न्यूक्लियर की जब यूएसएसआर एक था। यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जब था तो उसकी बहुत मेजर न्यूक्लियर होल्डिंग्स यूक्रेन में रखी हुई थी। जब वो डिसइंटीग्रेट हुए तो उन्होंने इनको मैनिपुलेट करके, इसीलिए ईरान आज नहीं मान रहा कि 20 साल बाद का हम आज से कैसे कह दें, एनपीटी साइन करा लेते हैं यूक्रेन से। यूक्रेन इज विदाउट एनी न्यूक्लियर वेपन्स। ये पुश रशिया की तरफ से इसलिए है कि बिफोर द विंटर फॉल्स, जबकि बहुत चांसेस हैं कि अब 4-5 साल के बाद रशिया के भी बहुत डैमेजेस हुए हैं मिलिटरीली एंड इकोनॉमिकली, तो ये युद्ध कहीं ना कहीं रुकेगा। तो रेड सिग्नल कौन दिखा रहा है? रेड फ्लैग है कौन फिर आपके अकॉर्डिंग? यूक्रेन का लीडर, जिसको कुछ नहीं पता है कि वॉर में क्या होता है। ही इज नॉट अ लीडर, ही इज नॉट अ मिलिट्री गाय। वो अपनी जिद पे कायम है, उसको केजीबी एलिमिनेट करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए वो बार बार अपनी कंट्री से बाहर जाके किसी दूसरे कंट्री में रह रहा है और
कीव में भी वो कहाँ रहते हैं पता नहीं है। ये जो हिट्स हो रहे हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स के, आप देखें इस पे, इन मिसाइल्स पे जो वॉरहेड लगा रहा है रशिया, वो बहुत छोटी पोटेंसी के हैं। दे आर लुकिंग फॉर सम टारगेट, अ स्मॉल टारगेट, दे आर नॉट लुकिंग फॉर अ मेजर डिस्ट्रक्शन इन सिविलियन एरियाज। जबकि कीव का ये लीडर मॉस्को तक, जो 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूर है यूक्रेन से, वहां तक इतने बड़ी, यूक्रेन के पास ऐसे ड्रोन्स नहीं थे। ये ड्रोन्स चाइना के पास होते थे जो इतने डीप जा सकें। यूक्रेन के फाइटर्स जेट्स नहीं जा रहे हैं रशिया के ऊपर। ये इनके ड्रोन स्पाइडर वेब के बाद, जब इन्होंने रशिया के मिलिट्री एयरबेस को उड़ाया था, टीयू सीरीज के मेजर बट इज बॉम्बर्स, दिस द बिलियन फाइनल डॉलर, कॉल? यही तो क्वेश्चन है सर, फाइनल कॉल वो होगा बुझ नहीं होगा? मुझे ऐसा लगता है कि रशिया यूक्रेन का ये बुझने से पहले, जब से ये वार्ता शुरू करके टेबल पर आएंगे, उसके पहले का एक मेजर एस्केलेशन है। जिस समय ये लोग दोनों कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास लेवरेज हो। रशिया चाह रहा है कि हम अगर 20% ऑफ या यूक्रेन को ले लिए हैं, 10% वापस करेंगे, 10% फिर भी हमारे पास होगा, क्रीमिया पूरा हमारा का एनेक्सेशन बचा रहेगा। इसी तरह कीव चाह रहा है कि हम इतने इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ दें कि ऑयल पे हम इनसे कुछ बातें कर पाए कि हम आपको एनर्जी सप्लाई करेंगे, उसके बदले में आप हमारे इतने युद्ध बंदी लौटा दें। वो बच्चों को तो वापस करते हैं आपस में, लेकिन युद्ध बंदी काफी है दोनों तरफ से। तो इस वजह से ये बिफोर दे कम टू टॉकिंग टेबल, दे आर बोथ ट्राइंग टू नहीं हिट तो फिर ईच इसमें अदर। 3 प्रश्न। नेटो क्या करेगा? मिडिल लाइन कहाँ से आएगी? और रूस और यूक्रेन एक टेबल पर आ भी पाएंगे, नहीं आएंगे? ये फ्यूचर के लिए सबसे बड़ा प्रश्न है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब इतने साल तो बीत चुके हैं। अब आने वाले समय में क्या उम्मीद की जाए इस परिप्रेक्ष्य में कि अब रूस और यूक्रेन की ये जो धधकती हुई आ गई, ये थोड़ी सी मध्यम होगी या खत्म होगी या और एस्केलेट होगी? ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ज्वाइन करने के लिए, कीमती समय देने के लिए। इतना ही वक्त मेरे पास था। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।